हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। और यूनिट नंबर 5 के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है टेस्टिंग और हाइपोथेसिस। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट फॉर टू सैंपल। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, वहां पर हमने पढ़ा था टी टेस्ट फॉर वन सैंपल, और आज हम पढ़ेंगे टी टेस्ट फॉर टू सैंपल। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 को देख लिया है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए थे उन सभी क्वेश्चन को आपने अपने आप सॉल्व कर लिया है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन के स्टेप होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में भी थे, विद माइनर डिफरेंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी वही स्टेप सेम आज भी रिपीट होंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसा कि लास्ट लेक्चर में थे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आज के लेक्चर के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बस एक बार जो हमारे स्टेप्स है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा क्या होता है टी टेस्ट फॉर टू सैंपल में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए नाउ टी टेस्ट फॉर टू सैंपल, यानी कि यहां पर हमारे पास दो सैंपल गिवन होंगे, जिसको हम एक को कह देते हैं सैंपल 1 और दूसरे को कह देते हैं सैंपल 2। लास्ट लेक्चर में केवल एक ही सैंपल गिवन होता था और वहां पर हम क्या करते थे, सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करते थे सैंपल मीन के बीच में और पॉपुलेशन मीन के बीच में। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्योंकि हमारे पास दो सैंपल है तो हम दोनों सैंपल का जो मीन होगा उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करेंगे। अब देखो जरा ध्यान देना, यहां पर सैंपल के मीन की बात हो रही है, तो आप दोनों सैंपल के मीन के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करें, या जो दोनों के दोनों सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिए गए हैं, अब ये दोनों सैंपल अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। अगर आप सोचिए कि अगर दोनों सैंपल का मीन सेम है तो ये सैंपल जिन दो पॉपुलेशन से लिए गए हैं उन दोनों पॉपुलेशन का मीन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पर आपको सैंपल दिखेगा, कहीं पर आपको पॉपुलेशन लिखा हुआ दिखेगा, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल, या यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ पॉपुलेशन भी आ सकता है। जब सैंपल का मीन सेम होगा तो पॉपुलेशन का भी सेम होगा, सैंपल का मीन सेम नहीं होगा तो पॉपुलेशन का मीन भी सेम नहीं होगा। आगे देखिए, लेट टू इंडिपेंडेंट सैंपल आर सैंपल 1 एंड सैंपल 2। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब ये दोनों के दोनों सैंपल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहां पर दोनों सैंपल का डेटा एक दूसरे के डेटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहां पर हमारे पास दो सैंपल है, सैंपल 1 और सैंपल 2, तो दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी होंगे। बात समझ में आ रही ना भाई? सैंपल को मेजर करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं उनको हम पैरामीटर कहते हैं। देखिए सैंपल 1, देखिए मान लेते हैं ये हमारा सैंपल 1 है, x1 x2 x3 अप टू xn तक। मतलब सैंपल 1 को हमने x1 x2 x3 अप टू xn तक मान लिया। सैंपल 2 को हमने मान लिया y1 y2 y3 अप टू yn। बात समझ में आ गई? अब देखिए जरा, अब सैंपल 1 का जो मीन होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x बार से, और सैंपल 2 का जो मीन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे y बार से। तो x बार का फॉर्मूला क्या होगा? सीधी सी बात है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी x का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब समेशन x, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n1। तो n1 यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इस सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ डेटा है वो n1 है। तो इस फॉर्मूले से आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए। सैंपल 2, यहां पर क्योंकि डेटा आपका y1 y2 y3 yn तक है, तो यहां पर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन y अपॉन n। यहां पर n1 नहीं होगा, यहां पर होगा n2। तो यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये n2 है, ठीक है ना, n2। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। आगे देखो नाउ, अब s1 और s2 है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन का को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वही फॉर्मूला यहां पर भी है। अगर आप सैंपल 1 का s1 निकालते हैं तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1।
सिमिलरली यहाँ पर S2 हो जाएगा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन N2 माइनस 1। हालांकि हम इन दोनों फॉर्मूले का हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज, अब देखिए क्योंकि ये टी टेस्ट है तो टी टेस्ट के अंदर चाहे वो 1 सैंपल का टेस्ट हो या 2 सैंपल का टेस्ट हो, सैंपल का जो साइज होता है वो लेस देन इक्वल टू 30 होता है। तो N1 भी लेस देन इक्वल टू 30 होगा, N2 भी लेस देन इक्वल टू 30 ही होगा। नाउ पॉपुलेशन मीन, सैंपल 1 का पॉपुलेशन मीन μ1 हो गया और सैंपल 2 का पॉपुलेशन मीन μ2 हो गया। अब देखो क्योंकि हमारा टी टेस्ट चल रहा है और टी टेस्ट के अंदर हमें पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन नहीं होता, लेकिन जब 2 सैंपल की बात आती है तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का गिवन नहीं होगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है कि दोनों पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होगा वो इक्वल होगा। गिवन तो नहीं होगा लेकिन जो भी होगा वो इक्वल होगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये था हमारा सैंपल 1 और सैंपल 2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या स्टेप होंगे। तो यहां पर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में टी टेस्ट फॉर 1 सैंपल में, तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल हमारे पास 6 स्टेप थे और 100% क्वेश्चन टी टेस्ट के उन्हीं 6 स्टेप से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है, बाकी कोई वेरिएशन नहीं होता। तो यहां पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 6 स्टेप होंगे, जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर में भी था। एज इट इज वही सारे सेम स्टेप है, बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है, फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखिए यहां पर जरा ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना, सेट नल हाइपोथेसिस। आपको नल हाइपोथेसिस सेट करना होगा, जैसे कि आप लास्ट लेक्चर में भी करते थे, है ना। तो नल हाइपोथेसिस देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आप जानते हैं लास्ट लेक्चर से कि दोनों के दोनों हमेशा सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम रहेंगे, जो यहां पर लिखा वही आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। तो एच नॉट, देखिए क्या है यहां पर हाइपोथेसिस, द मीन ऑफ द 2 पॉपुलेशन आर सेम। देखो यहां पर पॉपुलेशन लिख दिया, वहां पर सैंपल लिखा था, तो सैंपल, अब दोनों सैंपल का अगर मीन सेम होगा तो दोनों पॉपुलेशन का मीन भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, μ1 इक्वल टू μ2। तो आपको जो मैंने यहां पर लिखा है सभी क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम ये स्टेप आपको कॉपी करना है विदाउट एनी चेंज। यहां पर तो आपको μ1 μ2 की वैल्यू भी नहीं पुट करनी, क्योंकि वो गिवन ही नहीं होगी आपको, मतलब सॉरी गिवन तो होगी लेकिन यहां पर पुट करने, देखिए μ1 इक्वल टू μ2, ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में μ1 इक्वल टू μ2, तो यहां पर आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे यहां पर लिखा हुआ है, और कोई चेंज इसमें नहीं करना। आगे देखो स्टेप नंबर 2, अगेन एग्जैक्टली सेम स्टेप आपको सभी क्वेश्चन में रिपीट करना है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम एंड में जाकर के चेक करेंगे, अगर हमारा ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्सेप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये रिजेक्ट होगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। स्टेप नंबर 3 अगेन सेम है, कैलकुलेशन टी को कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3 में। अब देखिए यहां पर टी को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला जो है वो बदल गया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो मीन है। तो टी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार। यहां पर एक्स बार और वाई बार क्या है, ये मीन है। एक्स बार सैंपल 1 का मीन है, वाई बार सैंपल 2 का मीन है। N1 ये सैंपल 1 का साइज है, N2 ये सैंपल 2 का साइज है। और यहां पर जो आपको ये S दिखाई दे रहा है, इस S को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, S आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। S1 क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 1, S2 क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 2। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर लिख दी गई है ना। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले इस S को फाइंड करने का फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि ये S आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो एक्स बार तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन से डायरेक्ट, वाई बार भी आ जाएगा, N1 भी आपको पता है, N2 भी आपको पता है, लेकिन ये S नहीं पता। S कहां से आएगा, तो अब जरा S के बारे में बात करते हैं। S के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि S कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहां पर आ जाते हैं S। देखो 2 केस बन सकते हैं यहां पर। एक केस तो ये बनेगा कि हमारे पास जो S1 S2 क्या है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 2। अगर हमें S1 और S2 क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और S को फाइंड कर लेंगे। देखो ध्यान देना, आपको S1 और S2 क्वेश्चन में अगर गिवन है, S1 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 1 और S2 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल 2, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहां से आपको S की वैल्यू मिल जाएगी और जो वैल्यू आपको यहां से S की मिलेगी उसको यहां पर पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको S1 S2 क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है। क्या है तरीका? अगर आपको S1 S2 क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये जो दो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख रखे हैं S1 और S2 के, इन दोनों फॉर्मूले से अलग अलग S1 S2 को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि यहां पर आप डायरेक्टली देखिए N1 S1 स्क्वायर की जगह डायरेक्टली आप क्या लिखे, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, डायरेक्ट आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपको S1 S2 गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और अगर गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। बात समझ में आ गई? तो हमारा यहां पर स्टेप नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट और यहां से हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहां से, मॉड टी मिल जाएगा, है ना। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। देखो बिल्कुल सेम है स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सब सेम है जो हमारे लास्ट लेक्चर में थे, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला बदला है ना। स्टेप नंबर 4 अगेन सेम है, राइट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है। चलो यहां पर ध्यान दो, लास्ट लेक्चर में जब हम 1 सैंपल की बात कर रहे थे तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था n-1, यानी कि सैंपल साइज में से 1 को माइनस कर दो। यहां पर हमारे पास 2 सैंपल हैं, कितने हैं, 2 सैंपल। तो अगर मैं सैंपल 1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूं तो ये n1-1 आएगा, और अगर मैं सैंपल 2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करूं तो ये n2-1 आएगा। बात समझ में आ रही? अब हमारे पास 2 सैंपल है तो हमें क्या करना, दोनों सैंपल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड कर देना है। तो अगर मैं यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं यहां पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा n1 प्लस n2-2। तो ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहां पर n1 प्लस n2-2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली याद रखें। एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारे पास अल्फा है, या तो ये 5% होगा या 1% होगा। और अगेन लास्ट लेक्चर की तरह अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट 5% लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये आपको बाय डिफॉल्ट लेना है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? और आपने देखा लास्ट लेक्चर में सब क्वेश्चन में 5% ही लिया था, है ना। तो यहां पर भी आपको 5% ही लेना है बाय डिफॉल्ट। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5। अब देखो जरा ध्यान देना, यहां से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया, आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू पता चल गया आपको, और अल्फा की वैल्यू भी आपको पता चल चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे टी टेस्ट टेबल पे। अगेन वही टेबल है जो लास्ट लेक्चर में थी, यहां पर देख सकते हैं, ये रही वही सेम टेबल है, सेम टेबल है लास्ट लेक्चर में जो हमने देखी थी, और सेम तरीके से यहां से आपको वैल्यू मिलेंगी। तो यहां से आप क्या करेंगे, फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल, आप टी टेस्ट टेबल की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, टी अल्फा फाइंड करेंगे, है ना, एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और n1 प्लस n2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपको क्या देखना है, टी की वैल्यू देखनी है। कैसे देखनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं, आज फिर से देखेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। तो देखो कंक्लूजन, अब हमने क्या किया है, हमने यहां से टी की 2 बार वैल्यू फाइंड की है। एक तो स्टेप नंबर 3 में यहां से टी आ जाएगा, और दूसरा स्टेप नंबर 5 जो टेबल से आपने टी फाइंड किया। तो जो टी आपने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 3 में उसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड टी, और जो आपने टेबल से देखा उसको हम कहते हैं टेबुलेटेड टी। तो ये हमारा कैलकुलेटेड टी है और ये हमारा टेबुलेटेड टी है। अगर हमारा कैलकुलेटेड टी की वैल्यू टेबुलेटेड टी की वैल्यू से कम होती है तो हाइपोथेसिस होता है एक्सेप्ट, सेम जैसा लास्ट लेक्चर में था। और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब हमने जो अजम्पशन मानी थी स्टार्टिंग में वो बिल्कुल सही है।
है ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स, तो यहां पर बिटवीन एक ही बार आएगा, बिटवीन देयर मीन्स। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा हो गई तो आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट, और देयर इज यहां पर नो नहीं आएगा, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स। तो यहां पर इसका मतलब सिग्निफिकेंट क्या है, डिफरेंस है उनके मीन के बीच में। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मीन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, एक्सेप्ट होगा ये वाला, जहां पर μ1 इज नॉट इक्वल टू क्या है, μ2 है। तो ये थे हमारे स्टेप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो कि एग्जैक्टली सेम थे जैसा कि लास्ट लेक्चर में। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सैंपल ऑफ साइज 10, सैंपल ऑफ साइजेस 10, 14 वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। देखिए नॉर्मल पॉपुलेशन टी टेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है टी टेस्ट के अंदर, ध्यान रखना, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 एंड 5.2। तो यहां पर हमें डेटा गिवन है, तो पहले जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या क्या डेटा आपको गिवन है ना, सारा डेटा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया सैंपल का साइज, एक का 10 है, एक का 14 है, तो जो पहले दिया है वो n1 हो गया, जो बाद में दिया वो n2 हो गया। तो यहां पर हमें n1 की वैल्यू गिवन है 10, n2 की वैल्यू गिवन है 14, यानी कि सैंपल 1 का साइज है, सैंपल 2 का साइज है। वर टेकन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहां पर सैंपल जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है S1, पहला हो गया S1 3.5 और दूसरा हो गया S2 कितना है 5.2 और देखते हैं आगे। द सैंपल मीन्स वर फाउंड टू बी, अब देखो सैंपल का मीन भी हमें दे दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब एक्स बार भी हमें पता है, एक्स बार 20.3 और वाई बार 18.6, वाई बार हमारे पास आ गया 18.6। देखो इतना सारा डेटा आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है। अब आगे चलते हैं। देखिए हम अपने स्टेप को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, अपने स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में जो गिवन होता है उस गिवन को हम फाइंड कर लेते हैं, और जो पैरामीटर हमें नहीं पता होता उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहां पर हमें n1 n2 दिया, s1 s2 दिया, ठीक है, एक्स बार और वाई बार भी दिया, ठीक है, लेकिन स्टेप नंबर 3 में आपको याद होगा हमें एस की जरूरत पड़ती है, एस नहीं दिया, s1 s2 तो दिया है लेकिन एस नहीं दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एस को निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, देखिए क्योंकि हमारे पास सारे पैरामीटर हमारे पास आ जाएंगे ना, तो उसके बाद हम स्टेप, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने 6 स्टेप लिखते जाना है बस। तो यहां पर हम सबसे पहले एस को फाइंड कर लेते हैं। तो एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, एक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, अंडर रूट है ना, क्या था फॉर्मूला, n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर नहीं होगा, n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। देखिए s को कैलकुलेट करने का हमारा ये फॉर्मूला है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यहां पर आ जाइए, देखिए s n1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 s2 का स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2। ये क्यों लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें s1 s2 गिवन है, तो जब s1 s2 गिवन होता है तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहां पर अब इसके अंदर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान देना, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं। n1 कितना है 10, s1 कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है 14 इंटू s2 का स्क्वायर, s2 कितना है 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 यानी कि 10 प्लस 14
माइनस का 2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे कैलकुलेटर में सारी वैल्यू को एंटर करें, है ना। ये अंडर रूट में जितना भी कुछ लिखा है इसको कैलकुलेटर में एंटर करें, सॉल्व करें, फिर उसके बाद रूट लेना मत भूल जाना, रूट भी लेना है। तो जब आप रूट भी ले लेंगे तो मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करूंगा समय लगेगा, है ना। तो करना आपको अपने आप ही है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज करना अच्छे से आता है, तो आपके लिए बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4.772, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा एस की वैल्यू, ठीक है ना। तो एस हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप अगेन हमें आगे बढ़ना है। चलिए, तो अब हमारा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच नॉट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच नॉट। तो एच नॉट आप अगेन पहले की तरह यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो ये लाइन अगेन पहले की तरह आप लिखेंगे। देखो क्या चेंज आया, जो लास्ट लेक्चर था ना हमारा, उसमें हम यहां पर लिखते थे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और यहां पर क्या आ जाएगा, द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन आर सेम, द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन आर द सेम। ये लाइन आपको यहां पर लिखनी है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से आप एच नोट लिखेंगे और यहां पर आप लिख देंगे μ1 इज इक्वल टू μ2। क्या आपको इस क्वेश्चन में μ1 μ2 दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एच नॉट, ध्यान रहे एच नॉट लाइन जरूर लिख दें इसके आगे, है ना, कि मीन्स ऑफ बोथ द पॉपुलेशन आर सेम। ना अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखिए याद रहे जहां पर मैंने डैश लगाया यहां पर वो लाइन आपको जरूर लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मैं कौन कौन सी लाइन यहां पर नहीं लिखूंगा। ये लाइन आपको अपने आप लिखनी है सभी क्वेश्चन के अंदर, है ना। उसके बाद यहां पर ये लाइन भी आपको अपने आप लिखनी है और ये लाइन भी आपको अपने आप लिखनी है सभी क्वेश्चन के अंदर, है ना। मैं वहां पर डैश लगा दूंगा जहां पर ये लाइनें आएंगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, H1, और H1 क्या होगा, यानी कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। सीधी सी बात है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और इसका रिजेक्ट होने का मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कहां जाएंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो दो स्टेप हमारे पूरे हो गए। तो दोनों स्टेप में कुछ करना ही नहीं था, वहां से एज इट इज कॉपी करना था, कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टी, कैलकुलेशन ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही करता हूं, यहां पर आएगा भी नहीं। तो स्टेप नंबर 3 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टी। ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मॉड टी। अब जरा यहां पर ध्यान दो, टी का लगाएंगे फॉर्मूला। टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। ये हमारा फॉर्मूला होता है टी को कैलकुलेट करने का, जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में देखा था। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 3, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। सारी वैल्यूज हमें पता है, बस हमें पुट करनी है फॉर्मूले में। देखिए, तो यहां पर एक्स बार माइनस वाई बार है ऊपर, तो 20.3 माइनस 18.6। अब यहां पर ध्यान दें, 20.3 माइनस 18.6 डिवाइडेड बाई एस, एस कितना निकाला हमने 4.772। तो 4.772 अंडर रूट 1/n1 मतलब 1/10
सैंपल साइज क्या क्या है, 10 और 14 है। 1/10 प्लस 1/14 और 1/10 प्लस 1/14 है ना, 10 और 14, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब अगेन आपको यहां पर कैलकुलेटर का यूज करना है, और कैलकुलेटर का यूज करके इस टी की वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे। तो ये टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको यहां से टी मिलेगा 0.8604। अब इसका आप मॉड भी ले लेंगे तब भी यही आएगा, क्योंकि ये प्लस में है 0.8604। तो ये हमारे पास आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू टी की। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है। तो अब यहां पर हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर जरा ध्यान दें, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n1 प्लस n2 माइनस का 2 और 10 प्लस 14 माइनस 2। तो ऐड करेंगे इसको तो 24 में से 2 जाएगा, 22 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ रहा है 22। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फा। कितना होता है, अल्फा। और अल्फा, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन में मेंशन है, क्या क्वेश्चन में मेंशन है 5%, नहीं भी मेंशन होता तो भी हम 5% ही लेते। तो अल्फा कितना हो गया 5%। 5% का मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.05। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.05। अब हम कहां पर जाएंगे, अब हम जाएंगे टी टेस्ट टेबल पे ना, फ्रॉम टी टेस्ट। देखिए स्टेप नंबर 5, फ्रॉम टी टेस्ट टेबल। और टी टेस्ट टेबल में आपको क्या फाइंड करना है, टी टेस्ट टेबल में आपको फाइंड करना है टी 0.05, यानी कि आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 है और अल्फा 0.05 है। तो आइए टेबल में देखते हैं। देखिए ये रही हमारे पास टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 22। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 देखेंगे इसमें। तो यहां पर जरा ध्यान देना आप लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 कहां पर है, यहां पर है। ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 22, और इसमें हमें अल्फा है 0.04। तो यहां पर मुझे मिलेगा अल्फा 0.04, है ना। ये मुझे मिल गया अल्फा, ये रहा 0.05 पर। कितनी वैल्यू मिल रही है 2.07। तो यहां से आप ऊपर से जब देखेंगे 0.05 वाले कॉलम में तो आपको ये वैल्यू नजर आएगी 2.07, 2.07 यहां पर आपको देखना है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहां पर वैल्यू 2.07 है। तो आपको यहां से t 0.05 की वैल्यू मिल जाती है 2.07। अब हम वापस चलते हैं और इस वैल्यू को लिख देते हैं 2.07। ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई टेबल से, ठीक है ना। कहां से मिल गई, टेबल से हमें ये वैल्यू मिल गई है। अब आगे देखो जरा, तो अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 6 पर, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। तो स्टेप नंबर 6 मतलब कंक्लूजन, यहां पर बात करेंगे हम कंक्लूजन की। अब देखिए क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले यहां पर हम दोनों वैल्यू को लिख लेते हैं। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 0. कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई थी 0.8604, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। एंड और ये हमारी है टेबुलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू। और ये हमारे पास आ रही है 2.07। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सिंस यहां से साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है
वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, और जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम होती है तो देयरफॉर एच नॉट हाइपोथेसिस, एच नॉट क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। तो एच नॉट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हमने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स। तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इस एक लाइन को आप लास्ट में लिख देंगे और हमारा यहां पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अंतर था ही नहीं, है ना? सारे स्टेप सेम है, सब कुछ पहले की तरह ही सॉल्व करना है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो ये तो हमने किया वो क्वेश्चन। देखिए, जैसे सैंपल 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, यहां पर भी 2 टाइप के। 2 टाइप के कैसे? यहां पर आपको सारा डेटा गिवन था, है ना, आपने कैलकुलेट नहीं किया। अब ये तो हो गया टाइप 1। टाइप 2 का क्वेश्चन होता है जहां पर आपको डेटा डायरेक्टली गिवन ना हो, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़े। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा टाइप 2 का है। तो 2 ही क्वेश्चन हम आज करेंगे, एक हमारा हो चुका, एक हम इसको करेंगे। इसमें जो कुछ डेटा टेबल मैंने पहले से बना रखी है ना, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन थी तो कैलकुलेशन वर्क मैंने काफी सारा पहले से कर लिया, जिससे कि क्वेश्चन को करने में कम समय लगे। चलिए, अब यहां पर समझ लेते हैं कि जो मैंने लिख रखा है ये क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया। द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर। देखिए, 6 सेलर को क्या कहा गया है? रैंडमली चूज किया गया। इसका मतलब ये जो 6 रैंडमली चूजन सेलर है, ये हमारा सैंपल 1 का काम कर रहे हैं। तो सैंपल 1 का साइज क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहां पर देखो वही लिखा मैंने कि जो सैंपल 1 है वो क्या? हाइट ऑफ सेलर। अब देखो आगे क्या कहा गया, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर, यानी कि 6 सेलर को रैंडमली चूज किया गया। तो उनकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है, और ये हाइट आपको इंच में दे रखी है। इसमें दे रखी है इंच में, मतलब आपको 6 सेलर की जो हाइट है वो इंचेस में दे रखी है। और ये 6 सेलर जो है रैंडमली चूज किए गए। रैंडमली मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन, देखिए जो नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। तो वो हो गया हमारा पूरा पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के अंदर से 6 सेलर को रैंडमली चूज किया गया है, तो वो हमारा हो गया सैंपल। देखो, अब क्योंकि हमने पॉपुलेशन में से रैंडमली 6 सेलर को चूज किया है, तो इसका मतलब यह है कि जो मीन सैंपल का आएगा वही मीन उसकी पॉपुलेशन का भी होगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर हमारा जो पहला सैंपल है वो क्या है? हाइट ऑफ सेलर। तो जो सेलर की हाइट दे रखी है वो हमारा सैंपल 1 को बनाएगा। आगे देखो, दोज ऑफ 9 रैंडमली चूजन सोल्जर। अब इसी तरीके से 9 सोल्जर को भी सेलेक्ट किया गया है रैंडमली, और उनकी हाइट यहां पर लिखी गई है। तो हमारा सैंपल 2 क्या हो गया? हाइट ऑफ सोल्जर्स। तो ये हाइट ऑफ सोल्जर्स है। तो देखो 2 सैंपल हमारे पास हो गए, सैंपल 1 और सैंपल 1 में सेलर आ गए, सैंपल 2 में सोल्जर आ गए। टेस्ट वेदर द सेलर्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन सोल्जर। हमें ये टेस्ट करना है कि जो सेलर की एवरेज हाइट होगी क्या वो सोल्जर की एवरेज हाइट से ज्यादा होगी। तो कैसे बता पाएंगे? देखो, हम यहां पर टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब यह है कि एवरेज हाइट ऑफ सेलर और एवरेज हाइट ऑफ सोल्जर इक्वल है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि मीन इक्वल हो गया तो मीन मतलब एवरेज। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो इसका मतलब दोनों की जो एवरेज हाइट है वो सेम होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या सेलर की एवरेज हाइट सोल्जर से ज्यादा होगी, तो हम फाइनल में लिख देंगे कि जो सेलर की एवरेज हाइट है वो क्या है? सोल्जर की एवरेज हाइट से टॉलर नहीं है, अगर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ। और अगर ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि जो सेलर की एवरेज हाइट है वो सोल्जर की एवरेज हाइट से ज्यादा हो सकती है, कैन बी। क्योंकि देखिए, जब इक्वल नहीं होगी तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मे भी हो सकता है, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो नहीं होगी, फिर तो दोनों की एवरेज हाइट क्या हो गई? बराबर हो गई। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन क्या है? हमें गिवन केवल यहां पर सैंपल 1 का साइज है और सैंपल 2 का साइज है, और सैंपल 1 का डेटा है, सैंपल 2 का डेटा है। यानी कि यहां पर
ना तो हमारे पास S1 है, ना S2 है, ना ही S है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें S की रिक्वायरमेंट है। देखिए S1 S2 हो या ना हो, हमें क्या चाहिए, S चाहिए। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें x बार भी चाहिए, हमें y बार भी चाहिए। तो ये सारा का सारा डेटा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा इस दोनों सैंपल के डेटा से। कैसे होगा, आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी मैंने स्टेप स्टार्ट नहीं किए, मैं स्टेप्स को इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि वहां पर हमें जो भी डेटा रिक्वायरमेंट होगी उस डेटा को हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो यहां पर मैंने बनाई टेबल, एक ही टेबल से सारा काम हो जाएगा। देखो यहां पर सैंपल 1 का डेटा मैंने पहले लिखा, तो ये हमारा सैंपल 1 का डेटा है, इसको मैंने x मान लिया। तो देखो 63, 65, 68 ये पूरा डेटा मैंने यहां तक लिख दिया, है ना। और जो हमारा सैंपल 2 है उसके डेटा को मैंने मान लिया y। तो देखो यहां पर ये सैंपल 2 का डेटा है। तो सैंपल 2 के डेटा की बात बाद में करेंगे, पहले सैंपल 1 के डेटा की बात कर लेते हैं। तो सैंपल 1 के अंदर हमारे पास 6 डेटा है ना। यहां पर 6 सेलर है तो उनकी हाइट है ये। तो यहां पर मैंने कॉलम 1 में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। भाई आपने ये x तो लिख दिया, अब सीधी सी बात है, इसका मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस कॉलम का सम कर लिया जो कि 408 आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा आगे चल के सबसे पहले यहां पर क्या फाइंड कर लेते हैं, मीन को फाइंड कर लेते हैं ना। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं मीन। देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स बार। एक्स बार कितना आएगा जरा ध्यान देना, समेशन ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल 1। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 408 है। तो ये आपका आ गया 408 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉरी सैंपल साइज क्या है हमारा 6 है। तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ जाए 6 6 36, 4 और 8 और ये 68, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 8 टाइम्स जाएगा 68 आ जाएगा। तो हमारा मीन आ गया, एक्स बार आ गया 68। तो ये हमारे पास एक्स बार आ गया। अब आगे चलते हैं, एक्स बार हमने फाइंड कर लिया। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार को कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। क्यों चाहिए होल स्क्वायर, तो वापस चलते हैं एक बार, हमें होल स्क्वायर क्यों चाहिए। देखो यहां पर आ जाओ, इफ S1 एंड S2 आर नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में हमें S1 S2 गिवन नहीं है, तो S कैसे निकालेंगे, बिना S1 S2 के S कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा S निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हमें इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए। इसीलिए पहले हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, और जब y पर पहुंचेंगे तो वहां भी ऐसा ही करेंगे। चलिए चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहां से हम पहले x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। x बार कितना, 68। तो देखो 63 में से 68 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। 65 में से 68 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा माइनस का। 68 में से 68 माइनस करेंगे 0 बचेगा। 69 में से 68 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 71 में से 68 माइनस करेंगे 3 बचेगा। और 72 में से 68 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद आपको इनका स्क्वायर कर देना है। -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का पूरा कॉलम। इनको कर दीजिए ऐड। जब आप इनको ऐड करेंगे तो समेशन लग जाएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 60। तो देखो समेशन x माइनस एक्स बार तो हमने फाइंड कर लिया है। तो सैंपल 1 का काम खत्म। अब चलते हैं सैंपल 2 पे। सैंपल 2 को हमने y माना था, y का डेटा ये रहा पूरा आपका, यहां पर हमने लिख दिया। अब सबसे पहले इस डेटा को ऐड करो क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो समेशन y आपका आएगा 609। तो आगे चलते हैं और पहले हम y बार को फाइंड कर लेते हैं। y बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2, सैंपल साइज 2। वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर आप देखिए जरा वैल्यू 609 इसको डिवाइड करेंगे। सैंपल साइज क्या है यहां पर हमारे पास 9 है, तो इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 9 6 जा 54, 6 टाइम जाएगा, है ना। चलिए यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 609
डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 67.66। देखो ऐसे आएगी वैल्यू 67.666 ऐसे आती जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिख लेते हैं। तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके 67.67 आएगा, 67.67। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां पर 67.67 लिखा है। अगर आप इसको 67.66 लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस आएगा। वैल्यूज में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, 67.66 लिया है, जबकि हमें लेना क्या चाहिए, 67.6666 चल रहा है, तो राउंड ऑफ करके एटलीस्ट हमें 67 तो लेना चाहिए, है ना। हालांकि आप इसको भी ले या इसको ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा, देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा वैल्यूज में, लेकिन जब आप फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे तो आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा, वो वेरिएशन बहुत माइनर सा हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसको राउंड ऑफ करके 67.67 ले रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चाहे 67.67 ले या 67.66 ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास वाई बार आ चुका। अब हम क्या करेंगे, हमने वाई बार को 67.67 लिया है। अब जरा यहां देखो, अगर आप 61 में से इसको माइनस करोगे तो 6.67 बचेगा माइनस का। इसी तरह से अगर आप 62 में से माइनस करोगे तो माइनस का 5.67 बचेगा। 65 में से माइनस करोगे तो माइनस का 2.67 बचेगा। इसमें से माइनस करोगे तो 1 माइनस का बचेगा अभी भी 1.67। इसमें से माइनस करोगे, है ना, 66 कितना है, 69। एक मिनट, y माइनस वाई बार, y कितना है, y हमारे पास है 69, 69 था, हाँ। 69 में से अगर आप माइनस करते हैं 67.67 को, तो ये वैल्यूज थोड़ा गलत लिखी है, यहां पर मैं करेक्ट कर देता हूं। 69 इसके बाद 69 था ना, हाँ। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, तो यहां पर आपका बचेगा 1.33 प्लस का 1.33, इसको करेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे देखो, 70 में से माइनस करेंगे, 70 में से किसको माइनस करेंगे, 67.67 को, तो ये 2.33 बचेगा, है ना। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना, इसमें से माइनस करेंगे 3.3, इसमें से करेंगे 4.33 और यहां से करेंगे 5.33। ये पूरा कॉलम हमारा यहां पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको स्क्वायरिंग भी करनी है। तो यहां पर ये वाला स्क्वायर गलत हो रहा होगा हमारा, 1.33 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये 1 पॉइंट इसको भी करेक्ट कर लीजिए, 1.7689, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.7689, ठीक है ना। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा कुछ वेरिएशन यहां पर भी आएगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। चलिए मैं एक बार ऐड कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास यहां पर वैल्यूज जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस कॉलम को पूरे को ऐड करिए, मैं भी ऐड कर रहा हूं, आप भी एक बार इसको ऐड करिए, कितनी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट ने इसको ऐड कर लिया होगा, तो मैं इसका यहां पर करेक्ट आंसर लिख देता हूं। देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 151। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ऐड करने में, डिजिट को कैलकुलेटर में एंटर करने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप इसको ऐड करिए। ये 151.995 ये वैल्यू आपकी आएगी, है ना, इस पूरे कॉलम को ऐड करके। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद मैंने 4 डिजिट तक आंसर लिखा है, आप इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट कर लीजिए और उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ज्यादा फर्क आंसर पे कुछ नहीं आएगा। अब आगे देखिए, हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है, समेशन y माइनस वाई बार। तो हमने यहां से y बार हमारा आ गया था, x बार हमारे पास आ गया था, है ना। ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम यहां पर अपने फॉर्मूले को लगाएंगे, है ना।
और फॉर्मूले को लगा के सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस का। तो अब यहां जरा आगे ध्यान दीजिए, वी नो दैट देखिए हमारे अभी स्टेप स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में स्टेप स्टार्ट होने से पहले जितना भी कैलकुलेशन वर्क था हम पहले से ही कर लेते हैं। तो एस कितना होगा, एस की वैल्यू मैं यहां पर फाइंड करूंगा, तो पहले एस का लगाते हैं फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस का 2। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए कितना वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर, s अंडर रूट में समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, यहां से देखते हैं सीधे 60 वैल्यू है 60, प्लस समेशन y माइनस वाई बार की वैल्यू 151.995, 151.3 बार 9 और 5 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, तो यहां पर n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 9 माइनस 2 यानी कि 13 बचेगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये वैल्यू आपको मिलेगी 4.038। अब देखो अगर आप इसको, हमने जो वैल्यू ली थी राउंड ऑफ करके, वो वैल्यू हमने ली थी 67.67, अगर आपको 67.66 लेते हैं ना तो भी एस की वैल्यू इतनी ही आती, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको राउंड ऑफ करें या ना करें, है ना। तो हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करके किया, हमारा आंसर भी उतना ही आ रहा है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है नल हाइपोथेसिस। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने सारा डेटा निकाल लिया है। अब हमारा पहला स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस देखिए, तो नल हाइपोथेसिस इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एच नॉट, और यहां पर आपको मालूम है एक लाइन आएगी जिसको आपको अपने आप लिखना है, उसके बाद एच नॉट μ1 इज इक्वल टू μ2। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 है। अगर देखो, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो दोनों के मीन बराबर होंगे, और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो दोनों के मीन बराबर नहीं होंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। देखिए स्टेप नंबर 3 क्या होगा, यहां पर स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टी। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉड टी, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, मॉड टी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर टी का फॉर्मूला लगाएंगे। टी का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट में 1/n1 प्लस 1/में n2। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो एक्स बार कितना आया था 68 माइनस वाई बार कितना आया था 67.67, तो हमारे पास जब माइनस करोगे तो 0.33 बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई एस कितना आया था 4.038 अंडर रूट में 1/6 प्लस 1/9। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, पहले आप इसको ऐड करिए, इसका रूट ले लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर बचेगा 0.33, तो न्यूमरेटर में जो बचा उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिलेगी, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.1505, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.150505, और यही आपकी क्या होगी, मॉड भी होगा। तो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 में, जहां पर हम फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, और उसके बाद टेबल में जाएंगे और वहां से फाइंड करेंगे टी की वैल्यू को। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमारे 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होती है n1 प्लस n2 माइनस का 2।
तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी यहाँ पर, n1 हमारे पास 6 है, n2 हमारे पास 9 है, -2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास 13। उसके बाद देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ, ये स्टेप नंबर 4 के अंदर ही आती है दोनों चीजें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो यहां पर हमारे पास अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, तो अल्फा को हम क्या लेंगे, 5% लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको कर देंगे 100 से डिवाइड, तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा 0.05। दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा स्टेप नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5, तो ध्यान दीजिएगा स्टेप नंबर 5 क्या होगा हमारा। देखो स्टेप नंबर 5 में हम फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल, तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम दी टी टेस्ट टेबल। अब हम जाएंगे टी टेस्ट टेबल में, और टी टेस्ट टेबल में जाकर के हम वैल्यू फाइंड करेंगे टी 0.05 की। अब जरा ध्यान देना, ये वैल्यू कहां पर मिलेगी आपको, आपको क्या करना है, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले रो में वैल्यू देखनी है 0.05। तो आइए चलते हैं हम टेबल में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है, 13 है। तो 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहां पर है, ये लीजिए। इसी रो में आपको जाना है 0.05 पर, ये रहा, यानी कि वैल्यू आपको मिल गई 2.16। 2.16 वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है ना। 2.16 वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है, 2.16। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई टी 0.05 की, कितनी वैल्यू मिल गई, 2.16। तो वापस चलते हैं और इसकी वैल्यू को लिख देते हैं 2.16, और ये हमारी है टेबुलेटेड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू। बोलो बात समझ में आ गई, दिस इज द टेबुलेटेड वैल्यू। अब हमारा आ जाता है लास्ट स्टेप, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन देखिए क्या होगा। पहले यहां पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू को लिख लेते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.1505। एंड अब लिख लेता हूं मैं टेबुलेटेड वैल्यू को। टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.16। तो यहां पर सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि ये छोटी वैल्यू है, वो बड़ी वैल्यू है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबुलेटेड वैल्यू से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एच नॉट हाइपोथेसिस, एच नॉट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो अगर एक्सेप्ट हो गया तो हमसे क्या पूछा था, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। हमसे कहा था कि टेस्ट करो वेदर द सेलर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर। क्या सेलर की जो एवरेज हाइट है वो सोल्जर की एवरेज हाइट से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का एवरेज सेम आ रहा है। भाई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है, कि दोनों का एवरेज सेम आ गया। तो दोनों का एवरेज जब सेम आ गया, तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं। चलिए यहां पर मैं लाइन लिख देता हूं, है ना। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे, इसका मतलब जो हमारे दोनों के दोनों मीन है वो क्या है, सेम है। तो द मीन्स ऑफ द टू पॉपुलेशन आर सेम, क्योंकि मीन सेम हो गया, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो दोनों पॉपुलेशन का मीन क्या है, सेम है। और यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में लिखा था उसी में नो लिख दो। एवरेज टेस्ट वेदर द सेलर आर ऑन द एवरेज टॉलर देन सोल्जर। तो हम यहां पर लिखेंगे एवरेज हाइट ऑफ सेलर आर नॉट टॉलर देन सोल्जर। तो हम लास्ट में लिख देते हैं हेंस एवरेज हाइट of sailors are average height of sailors is not taller than soldiers।
बात समझ में आ गई? यानी कि सेलर की एवरेज हाइट ज्यादा नहीं है सोल्जर की एवरेज हाइट से। क्यों? क्योंकि बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर डेटा डायरेक्ट गिवन है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अगर डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं है, इस तरह से गिवन है, तो पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल से आपको सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर पॉइंट में ज्यादा चली गई, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, कोई अंतर नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। टी टेस्ट के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसलिए अगर आप टी टेस्ट को अच्छे से कर लेते हैं, और देखिए टी टेस्ट का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है ना। देखो टी टेस्ट और जेड टेस्ट में से एक आना है, और टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों ही एक जैसे होते हैं। जेड टेस्ट हम पढ़ेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है ना। तो अगर आपको टी टेस्ट समझ में आ गया तो जेड टेस्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां से टी टेस्ट में से या जेड टेस्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इन दोनों में भी ज्यादा चांस है कि टी टेस्ट से ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, वहां से तो 100% क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? चलिए, तो देखिए यूनिट नंबर 5 जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, टी टेस्ट पढ़ना है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ेंगे जेड टेस्ट, छोटा सा टेस्ट है, उसको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। और काई स्क्वायर के टेस्ट के बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का। छोटी सी यूनिट है, आसान यूनिट है, इजीली आप इस यूनिट में मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं, इस यूनिट में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।